प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म आरजेएस ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, सभी बच्चों के लिए 21 फरवरी का वायरल क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं, जो कि साइंस में बच्चों यहाँ से ज़रूर पूछे जाएंगे। लेकिन आज की क्लास में आप सभी बच्चों को हम 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं बच्चों, ठीक है। साइंस के वो 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी बच्चे जो है वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। और जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल पर बाबू, एक बार चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक करना नहीं भूलिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही खास होने वाला है बच्चों, ठीक है। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है बच्चों। कौन सा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन ए में है बच्चों समतल दर्पण, बी में है उत्तल, सी में अवतल, डी में इनमें से सभी। अगर हम फोकस दूरी की बात करेंगे बच्चों तो याद रखिएगा सब लोग, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है बच्चों वो धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है, ठीक है। लेकिन अगर अवतल दर्पण की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए सभी लोग, क्या हो जाएगा बच्चों? ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। ऋणात्मक हो जाएगा इसका फोकस दूरी, याद रखेंगे। समझ में आ गया सभी बच्चों को? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण की। और किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है बच्चों? तो अवतल दर्पण की, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, एक एक प्रश्न को एकदम अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा सभी लोग, क्योंकि एग्जाम में इससे कुछ भी बाहर नहीं पूछा जाएगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र जो है बच्चों वो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो याद रखेंगे सभी लोग, स्थितिज ऊर्जा को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम इसको कलर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कलर जो है चेंज कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 3 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 3 नंबर प्रश्न है बच्चों, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। जिस मनुष्य को निकट दृष्टि दोष हो जाता है बच्चों तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा रहता है। ऑप्शन ए है बच्चों उत्तल लेंस, बी अवतल, सी बेलनाकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे सभी लोग, वो अवतल लेंस लगा रहता है बच्चों। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के जो चश्मे होते हैं उसमें कौन सा लेंस रहता है बच्चों? अवतल लेंस रहता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या देखिए 4 नंबर प्रश्न है बच्चों, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? तो याद रखेंगे स्पेक्ट्रम जो है वो 7 रंगों से मिलकर के बना होता है बच्चों। कितने रंगों से? 7 रंगों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो वो प्रिज्म से होता है बच्चों। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रिज्म, ठीक है। 4 का आंसर जो है डी हो जाएगा करेक्ट। एकदम सेशन को शेयर कीजिए सभी लोग एकदम फटाफट से आज की वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए आप लोग, ठीक है। और जो भी बच्चे चैनल पे नए आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे सभी बच्चे, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेंगे एकदम फटाफट से बाबू, एक बार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर प्रश्न है बच्चों, तारों का टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है। जब तारे टिमटिमाते हैं बच्चों तो उसका क्या कारण होता है। तो याद रखेंगे सभी लोग कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है बच्चों। ऑप्शन जो है एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कार्य जो है रात में हमें तारों जो है टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों,
एकदम यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों, ध्यान में रखेंगे सभी लोग, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, ओम के नियम है। ओम के नियम में क्या होता है बच्चों, जैसे यहाँ पर ऑप्शन ए है आई समानुपाती 1/v, ठीक है। दूसरा है आई समानुपाती भी, सी में है भी समानुपाती 1/i, और डी में है भी बराबर आई, ठीक है। तो ओम के नियम में होता है बच्चों, जैसे यहाँ पर आई समानुपाती भी है बच्चों, तो जैसे समानुपाती को हटाएंगे तो एक अचर राशि आएगा, अचर पद आएगा, बराबर में हो जाएगा, आर ले लीजिए, के ले लीजिए, कुछ भी, तो आई बराबर आर भी या भी आर, ठीक है। तो ऑप्शन जो है बच्चों बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 6 का जो बी करेक्ट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन जो है आई समानुपाती भी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 7 नंबर प्रश्न को देखिए सभी लोग, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है बच्चों वो क्या होता है, ओम होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए सभी लोग, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। किस धातु से सोलर सेल बना होता है बच्चों, जस्ता से होता है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। सोना से बिल्कुल नहीं। सोलर सेल की बात कर रहे हैं बच्चों, प्लेटिनम से ये भी नहीं, यानी सिलिकॉन से बना होता है बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 9 नंबर प्रश्न, एक एक प्रश्न को याद करिए सभी लोग। सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है बच्चों, तो सभी इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं ना, सभी के लिए ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है बच्चों वो हो जाएगा आपका सूर्य, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 10 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकर्णन करता है। वायुमंडल की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक परिकीर्णन करता है, तो याद रखेंगे सबसे अधिक की बात करेंगे तो नीला हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नीला, ठीक है बच्चों, नीला हो जाएगा। सभी वीडियो, जितने भी वीडियो है बच्चों, चाहे वो मैथ का हो, इम्पोर्टेंट वीडियो, ठीक है, मैथ का हो गया, आपका हो गया हिंदी बच्चों, ठीक है, संस्कृत हो गया, ये सारे वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे चुके हैं, जा कर के सभी लोग देखिए, ताकि एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या देखिए यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है बच्चों, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है बच्चों, ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस, डी उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है वो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, प्रश्न संख्या देखिए 12 नंबर प्रश्न है बच्चों, ठीक है। किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। इसी लेंस की जो क्षमता है बच्चों वो -2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो बच्चों आप सभी को हम बता देते हैं कि कैसे निकालना है इस प्रश्न को। आपको लेंस की क्षमता P बराबर दिया हुआ है, लेंस की क्षमता P बराबर कितना है बच्चों, -2 डायोप्टर है ना। चूंकि हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता P बराबर सूत्र होता है बच्चों 1/f, 1/f होता है, ठीक है। 1 कितना होता है बच्चों, f होता है, तो यहाँ पर P की वैल्यू हम कितना रख देंगे बच्चों, 2 डायोप्टर रख देंगे, -2 है, ठीक है। और बटे जो है इसको बच्चों हम 100 से भाग दे देंगे। 100 से अगर हम भाग देंगे बच्चों, डायोप्टर है तो इसको सेंटीमीटर में बदलना है ना, सेंटीमीटर या मीटर में बदलना है, और बराबर में क्या बच जाएगा बच्चों, 1/f बच जाएगा ना। तो इसको आप कटाइए, अगर 2 से इसको 2 से कटाते हो तो 50 हो जाएगा, ऊपर में 1 यानी 0.50 हो जाएगा बच्चों, 0.50, 0.5, 0.5 माइनस में होगा 0.5, ठीक है, 0.5 हो जाएगा। ऑप्शन है कहीं क्या देखते हैं, 12 में आंसर है क्या, 0.5 से हम ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा आंसर। क्लियर है, क्लियर है सही बच्चों का ना। चलिए
एक से एक कट गया तो यहाँ पर देखिए बराबर नहीं बचा 0.5 बच्चों। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या देखिए 13 नंबर प्रश्न। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों तो वो 35,000, ठीक है, 3500 डिग्री सेल्सियस पर ये टंगस्टन जो है पिघलने लगता है बच्चों। ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3500 डिग्री सेल्सियस। 3500 डिग्री सेल्सियस पर ये पिघलने लगता है। अगला प्रश्न है बच्चों 14 नंबर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है बच्चों, वाट तो नहीं होता है, वोल्ट भी नहीं होगा, ओम भी नहीं होगा, एम्पियर होगा बच्चों। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों 15 नंबर प्रश्न। थोड़ा सा हम जूम कर लेंगे बच्चों ताकि आप लोगों को अच्छा दिखे और क्लियर दिखे। ठीक है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है बच्चों? तो याद रखिएगा, हमेशा याद रखना है कि अवतल दर्पण से जो है बच्चों वस्तु से क्या बनता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से क्या बनता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों 16 नंबर प्रश्न। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है बच्चों कैसा? सीधा, उल्टा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों तो सीधा होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर प्रश्न है बच्चों। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुसूत्र होता है प्यारे बच्चों वो होता है H2SO4। H2SO4 ऑप्शन है क्या? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा H2SO4। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? ऑप्शन ए है बच्चों CH4 जिसको हम मीथेन बोलते हैं, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, NH3, ठीक है, अमोनिया नाइट्रेट। अमोनिया नाइट्रेट हो जाएगा बच्चों इसका नाम। तो सभी लोग बताएंगे कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक जो आयन बनते हैं बच्चों, आयनिक में घुल जाते हैं, ये कौन सा होगा? तो याद रखेंगे कैल्शियम क्लोराइड होगा, CaCl2 बच्चों याद रखेंगे। CaCl2 जो है आयनिक यौगिक है। अगला प्रश्न है बच्चों 19 नंबर प्रश्न है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है बच्चों? मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन? तो कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक होगा बच्चों? तो याद रखेंगे मीथेन होगा। मीथेन को CH4 बोला जाता है, इसका संरचना सूत्र होता है बच्चों CH4। अगला प्रश्न है बच्चों 20 नंबर प्रश्न को देखिए सभी लोग। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों? अगर ग्लूकोज की हम लोग बात करेंगे बच्चों C6H12O6, C6H12O6 बच्चों ऑप्शन है क्या? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा C6H12O6। ये जो है बच्चों ग्लूकोज का सूत्र होता है। किसका? ग्लूकोज का, याद रखिएगा। रासायनिक सूत्र जितने भी है बच्चों अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा सभी लोग ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। थोड़ा सा छोटा करना होगा, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे हम प्रश्न को। ठीक है, ठीक है बच्चों देखिए 21 नंबर प्रश्न है। एक अभिक्रिया आपके पास है CuO प्लस H2 और इससे जो फाइनली जो तैयार होता है वो Cu जो है अलग हो जाता है, H2O अलग हो जाता है। ये किसका उपचयन होता है बच्चों? यहाँ पर किसका उपचयन हो रहा है? तो आप देख रहे हैं कि इस समीकरण को बच्चों ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है बच्चों? Cu कॉपर ऑक्साइड है ना, कॉपर ऑक्साइड जो है H2 के साथ यहाँ पर देखिए Cu को जो है विस्थापित कर दिया गया, Cu को अलग कर दिया और OH2 आपस में मिल गया, H2O मिल गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा बच्चों इसका ना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, क्योंकि कॉपर को ही जो यहाँ पर अलग किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा Cu। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों
प्रश्न संख्या देखिए 22 नंबर प्रश्न है। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेंगे ताकि आप सभी बच्चों को कोई भी दिक्कत ना हो। केरोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है बच्चों? केरोसिन तेल में डुबा करके किस धातु को रखा जाता है बच्चों? तो याद रखेंगे केरोसिन तेल में डुबा करके जो है सोडियम को रखा जाता है बच्चों। किसको? सोडियम को। ठीक है, सोडियम को रखा जाता है। तो ऑप्शन जो है बच्चों यहाँ पर है क्या? ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 23 नंबर प्रश्न है बच्चों। थोड़ा सा एकदम जूम को हम थोड़ा सा हल्का सा एकदम छोटा कर लेंगे ताकि बच्चे सबको दिक्कत ना हो। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? सबसे आसान से सरलता से किस धातु को हम चाकू से काट सकते हैं प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे सभी लोग सोडियम को, लिथियम को। ठीक है, लिथियम को भी बच्चों, लिथियम को, ये सब को काट सकते हैं बच्चों एकदम आसानी से। अगला प्रश्न है बच्चों 24 नंबर प्रश्न है। सोडियम की परमाणु संख्या है बच्चों। सोडियम का जो संकेत होता है बच्चों Na होता है और इसकी परमाणु संख्या 11 होता है। ठीक है, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों उपचयन वह अभिक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसमें, उपचयन वह प्रक्रिया है बच्चों जिसमें ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, यानी ये सभी काम होता है बच्चों। उपचयन में ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, सारे काम होता है बच्चों। ऑप्शन डी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 26 नंबर प्रश्न है। हमारा शरीर पीएच के कितने प्रास के बीच, हमारे शरीर पीएच के कितने प्रास के बीच कार्य करता है? ऑप्शन ए बच्चों 6.0 से 6.8, 0.7 से 7.8, 2.1 से 3.8, 5.1 से 5.8। 26 का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा शरीर पीएच कितने प्रास के बीच कार्य करता है बच्चों? तो याद रखेंगे आप लोग 0.7 से 7.8 तक, 0.7 से 7.8 तक जो है हमारा शरीर का पीएच प्रास काम करता है। अगला प्रश्न है बच्चों 27 नंबर प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे देखिए सब लोग। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों? संगमरमर का अगर रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो CaCO3 यानी कैल्शियम क्लोराइड को ही बच्चों संगमरमर कहा जाता है। तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 28 नंबर प्रश्न है बच्चों। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है बच्चों? बेंजीन का अणुसूत्र की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों C6H6 होता है, यानी ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों प्रश्न संख्या देखेंगे 29 एकदम फटाफट से करेंगे क्योंकि 80 प्रश्न कराना भी है आप लोगों के बीच। ठीक है, शेयर करते जाइए सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है बच्चों? तो ध्यान में रखिएगा CnH2n+2 की अगर बात करेंगे बच्चों CnH2n+2 का तो वो एल्किन का सूत्र होगा। किसका होगा बच्चों? एल्किन का। अगर -1 लगा दिया तो एल्काइन हो गया और +1 लगा दिया तो बच्चों एल्किन हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन जो है एल्केन का सूत्र होगा बच्चों। एल्केन का सूत्र क्या होगा? CnH2n+2। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों 30 नंबर प्रश्न। थोड़ा सा एकदम आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होगी बच्चों? आधुनिक आवर्त सारणी में बात की जा रही है कि आधुनिक आवर्त सारणी में अगर समूह की संख्या देखा जाए 18 होगा बच्चों। याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 31 नंबर प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है बच्चों? सीरा में, रंध्र में, मध्य सीरा में या इनमें से कोई नहीं? तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है बच्चों वो रंध्र में होता है ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा रंध्र। 31 का जो है बी राइट हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर प्रश्न है बच्चों। मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में कितने क्या चीज़ पाए जाते हैं बच्चों? 3 बैस, 2 बैस, 4 बैस या 5 बैस? मानव हृदय में अगर बात करेंगे बच्चों
वैश्म की तो 4 वैश्म पाए जाते हैं। कोष्ठ भी इसी को कहा जाता है बच्चों, कोष्ठ भी इसी को कहा जाता है। कोष्ठ भी 4 ही पाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर प्रश्न है बच्चों। यहाँ पर ध्यान देखिए सभी लोग एकदम अच्छे से। 33 नंबर प्रश्न को देखिए सभी लोग ध्यान से। अबुट ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अबुट ग्रंथि जो है बच्चों, उसको थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यकता होगा? 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम भी, क्लोरीन भी, फास्फोरस भी, इनमें से सभी का उपयोग करना पड़ेगा अबुट ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए। ठीक है, सोडियम का भी इस्तेमाल करना है, क्लोरीन का भी, फास्फोरस का भी, तभी जो है ये थायरॉक्सिन हार्मोन बन सकता है। ऑप्शन डी बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या देखिए 34 नंबर प्रश्न है बच्चों। एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या है बच्चों? नर हार्मोन है या मादा हार्मोन या पाचक रस या इनमें से कोई नहीं। तो एंड्रोजन की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, एंड्रोजन की, तो ये नर हार्मोन है, पुरुष का ये मुख्य जनन चीज है। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों 35 नंबर प्रश्न है बच्चों, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और 35 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए सभी लोग। ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है। ग्लूकोज का विखंडन किस में होता है बच्चों? पायरुवेट में होता है। यह प्रक्रम संपन्न किस में होता है? हम तो जान गए कि ग्लूकोज का जो विखंडन है वो पायरुवेट में होता है, लेकिन यह प्रक्रम किस में संपन्न होता है बच्चों? ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक या केंद्रक में। तो 35 का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों 36 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। और 36 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों क्या कह रहा है। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है बच्चों? केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। उभयलिंगी की अगर बात करेंगे बच्चों तो केचुआ हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेयर कीजिए जी सभी लोग, एकदम वीडियो को शेयर जरूर कीजिए सभी लोग। जो भी बच्चे नए आए चैनल पर, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। परागकोश में पाया जाता है बच्चों, परागकोश में पाया जाता है क्या चीज? दलपुंज, परागकण, बाह्यदल या इनमें से कोई नहीं। तो परागकोश में अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों तो वो परागकण पाया जाता है ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 38 नंबर प्रश्न है बच्चों, थोड़ा सा एकदम शेयर कीजिए एकदम दबा करके सभी लोग। अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, अनुवांशिक गुणों का जो संदेश होता है बच्चों वो मस्तिष्क में या जीव द्रव्य में या तंत्रिका में या डीएनए अणुओं में। तो अनुवांशिक गुणों का जो संदेश होता है बच्चों तो वो डीएनए के अणुओं में होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। एक एक प्रश्न को एकदम अच्छे तरह से याद कर लीजिए सभी बच्चे। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों 39 नंबर देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। और 39 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता बच्चों, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है बच्चों? ऑप्शन ए में है अरस्तु, बी ग्रेगर जॉन मेंडल, सी रॉबर्ट हुक, डी इनमें से कोई नहीं बच्चों। फटाफट से बताएंगे सभी लोग इसका आंसर कमेंट में। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिक का पिता कहा जाता है बच्चों? तो याद रखेंगे अनुवांशिक का जो पिता है वो ग्रेगर जॉन मेंडल जी को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है बच्चों किसके लिए? जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन या ऑक्सीजन का वहन। तो पादप में जाइलम जो उत्तरदायी होता है बच्चों वो जल का वहन के लिए होता है। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल का वहन के लिए, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कीजिए सभी लोग। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन बच्चों कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक या भौतिक या रासायनिक या प्राकृतिक? वाष्पोत्सर्जन की बात करेंगे बच्चों ये भौतिक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भौतिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है बच्चों 42 नंबर, हरे पौधे कहलाता है, हरे पौधे क्या कहलाता है बच्चों? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या आहार श्रृंखला। तो हरे पौधे जो कहलाते हैं बच्चों वो क्या कहलाते हैं? सभी को पता ही है कि उत्पादक कहलाता है। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, उत्पादक हो जाएगा, उत्पादक। ठीक है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या देखिए 43 नंबर प्रश्न है। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे सभी लोग, लास्ट तक एकदम बने रहिएगा ताकि आपको एक एक प्रश्न समझ में आ जाए। देखिए ये 43 नंबर प्रश्न देखिए, एकदम VVI प्रश्न है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? एक जलीय आहार श्रृंखला है बच्चों। मतलब देखो, घास किसको खा रहा है? घास को कौन खा रहा है? बकरी। और बकरी को कौन खा रहा है? शेर। ये तो बिल्कुल राइट लग रहा है। अब देखो, शैवाल क्या है? जलीय कीट है। और जलीय कीट किसको खा रहा है? मछली को। ये बिल्कुल गलत है। जलीय कीट को कौन खा रहा है? मछली खा रहा है। ये बिल्कुल गलत है बच्चों। आगे देखते हैं, घास जो है मछली खाता है, ये तो एकदम बिल्कुल गलत है। ये भी गलत है। घास जलीय कीट है, बिल्कुल ये भी गलत है बच्चों। यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 का जो है बच्चों ए नंबर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिए। शैवाल जलीय कीट है, जलीय कीट को मछली खा रहा है। घास जो है बकरी खा रहा है और बकरी को शेर खा रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 44 नंबर प्रश्न को देखिए सभी लोग। वन संपदा का एक उदाहरण है बच्चों। वन संपदा का एक उदाहरण है। मिट्टी तो ये वन नहीं है ना, जल भी वन नहीं है बच्चों। यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लकड़ी। ठीक है, वन संपदा का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है बच्चों 45 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? बच्चों ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर अभिसारी लेंस की बात किया जा रहा है। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है बच्चों? तो उत्तल लेंस को। कौन सा लेंस को कहेंगे बच्चों? उत्तल लेंस को। तो अवतल लेंस को कौन सा लेंस बोलेंगे? अपसारी लेंस बोलेंगे बच्चों। अपसारी लेंस बोलेंगे इसको। ध्यान में रहेगा सभी को। ठीक है बच्चों, यहाँ से 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। ठीक है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होता है। धनात्मक और ऋणात्मक बच्चों क्लियर है। अगला प्रश्न है बच्चों 46 नंबर प्रश्न है। जूल बटे कूलॉम बराबर होता है। कहने का मतलब जे बटे सी बराबर क्या होता है बच्चों? तो जूल बटे कूलॉम किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे सभी लोग, जूल बटे कूलॉम जो है वो वोल्ट के बराबर होता है। A1 भी के बराबर होता है बच्चों, 1 वोल्ट के बराबर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 47 नंबर प्रश्न है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस होती हैं प्यारे बच्चों, तो वो होता है CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 48 नंबर प्रश्न को देखेंगे सभी लोग। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है बच्चों? विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, अमीटर या गैल्वेनोमीटर। तो विभक्त वलय का जो उपयोग किया जाता है बच्चों, वो हम लोग किस में करते हैं? तो आप सभी को पता ही होगा कि विद्युत मोटर में करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या देखिए यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न है बच्चों। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी बच्चों? मैक्सवेल ने, फैराडे ने, एम्पियर ने या फ्लेमिंग ने? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज किया था बच्चों, वो फैराडे ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों 50 नंबर प्रश्न। अब यहाँ से जो है हम प्रश्न को हम तेजी से बताने वाले हैं बच्चों, स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। डायनमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? डायनमो से कैसी धारा प्राप्त होती है बच्चों? प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है बच्चों? तो ये रेटिना या दृष्टि पटल करेगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों 52 नंबर प्रश्न है बच्चों, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। एक साधारण प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है? एक साधारण प्रिज्म जो है बच्चों 5 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बस ध्यान से सभी बच्चों को देखना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। बस क्वेश्चन का आंसर हम करा देते हैं, ठीक है, ताकि एग्जाम में आप लोगों का क्वेश्चन छूटे नहीं बच्चों। ठीक है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है बच्चों? तो ये जो है मिट्टी जो है ये लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या देखिए यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न है बच्चों।
54 नंबर प्रश्न बच्चों, बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है बच्चों? तो ये चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करेगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, चुंबकीय प्रभाव। अगला प्रश्न है बच्चों 55 नंबर प्रश्न को देखिए, धातु के ऑक्साइड होते हैं बच्चों, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं बच्चों? तो याद रखेंगे धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारक होता है, क्षारीय होते हैं बच्चों, क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 56 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है बच्चों? लिथियम सबसे भारी धातु है, यूरेनियम, सीजियम या आयरन? सबसे भारी धातु की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका यूरेनियम हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरेनियम। अगला प्रश्न है बच्चों, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है बच्चों, वो 24 कैरेट से, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 कैरेट, ठीक है बच्चों, 24 कैरेट हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में से निष्क्रिय गैस कौन है बच्चों? तो एच ही हो जाएगा। हीलियम जो है बच्चों निष्क्रिय गैस है, याद रखेंगे। हीलियम जो है, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, ये सारे जो बच्चों निष्क्रिय गैस हैं। अगला प्रश्न है बच्चों 59 नंबर देखिए प्रश्न है बच्चों आपकी स्क्रीन पर, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में अगर बात करेंगे बच्चों तो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट करा दीजिए कि 18 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं बच्चों? खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है बच्चों? पपीता, सरसों, उड़हल या इनमें से कोई नहीं? एक लिंगी पुष्प का अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, एक लिंगी पुष्प का पपीता हो जाएगा ना। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेयर कीजिए सभी लोग, अगर अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। पुष्प का नर जननांग कहलाता है। वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कीजिए बच्चों, सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग एकदम दबा करके। पुष्प का नर जननांग कहलाता है बच्चों, तो पुष्प का नर जननांग जो कहलाएगा वो पुंकेसर कहलाएगा। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र होता है बच्चों वो XX होता है, ठीक है। और पुरुष में जो होता है बच्चों वो X और Y होता है, पुरुष में दोनों होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? कौन सा बच्चों? तो यहाँ पर ऑप्शन के माध्यम से तालाब तो नहीं होगा, जंगल भी नहीं होगा, फसल क्षेत्र भी नहीं, यानी झील हो जाएगा बच्चों। ये पारिस्थितिक तंत्र है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 65 नंबर प्रश्न को देखिए सभी लोग, निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है बच्चों? तो प्राथमिक उपभोक्ता में बच्चों शाकाहारी आ जाता है। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों 66 नंबर प्रश्न देखेंगे, मनुष्य में वृक्क जो है बच्चों संबंधित है। मनुष्य में जो वृक्क जो संबंधित होते हैं बच्चों वो उत्सर्जन से होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए 67 है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं बच्चों? पहले भी बताया है, 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा बच्चों? तो 50 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। कितना होगा बच्चों? तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है बच्चों? निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है बच्चों? कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम या बायोगैस? तो उत्तम ऊर्जा स्रोत अगर बात करेंगे बच्चों तो बायोगैस हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बायोगैस। अगला प्रश्न है बच्चों 70 नंबर प्रश्न देखेंगे सभी लोग, ठीक है। 70 नंबर प्रश्न को देखिए ध्यान से सभी बच्चे और शेयर करते जाइए इसे एकदम फटाफट से। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है, तो दर्पण कौन सा होगा बच्चों? प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है, दर्पण होगा समतल दर्पण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न बच्चों 71 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है बच्चों? तो टेस्ला होता है, वेबर भी होता है, लेकिन यहाँ पर टेस्ला मानते हैं बच्चों। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है बच्चों? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से एकदम करते जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। कार्बन की परमाणु संख्या है बच्चों, कार्बन की परमाणु संख्या कितना हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या देखिए 74 नंबर प्रश्न है बच्चों, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है।
सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन होगा बच्चों? तो Na होगा, सोडियम होगा बच्चों, Na याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 75 नंबर प्रश्न, ठीक है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बच्चों? तो 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ओ धातु है? निम्नलिखित में से कौन ओ धातु है बच्चों? तो ओ धातु की अगर बात करेंगे तो कार्बन ओ धातु है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों 77 नंबर, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है बच्चों? तो किण्वन होता है दही को जमाने में, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों 78 नंबर प्रश्न, देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है बच्चों? तो CFC होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है बच्चों, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होता है बच्चों, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। हीलियम परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हीलियम परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर सभी लोग बता देंगे, कमेंट बॉक्स में बता देंगे बच्चों। और लाइक करके जाइएगा सभी लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।